24 मई साल 1977 दो सिक्योरिटी गार्ड रोज की तरह अपने काम की तैयारी कर रहे थे। लगभग 11 बजे का टाइम था। वो दोनों कैश वैन में बैठते हैं और निकल जाते हैं उस जगह पर जिस बैंक में उस कैश वैन को ले जाना था। तो सिक्योरिटी कंपनी से सारे पैसे निकालकर पैसे को एरिजोना के बैंक भेजा जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो कैश वैन रेगिस्तान के सुनसान इलाके में पहुंची, थोड़ी देर तक वहां जाने के बाद उन दोनों गार्ड की कभी खबर नहीं मिली। ये पता ही नहीं लगा कि वो कैश वैन आखिर है कहां पर जिसमें वो सारे पैसे रखे हुए थे। कई टाइम बीतने के बाद भी जब वो दोनों गार्ड नहीं लौटे थे और ना ही वो पैसे मिले, तो स्टार्टिंग में पुलिस की टीम को लगा कि ये रॉबरी का मामला है। लेकिन कुछ टाइम तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये समझ आ गया कि ये ना सिर्फ रॉबरी का मामला था, बल्कि इस केस में आगे वो खुलासे हुए जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये उस टाइम का इतना बड़ा केस हो चुका था कि कई दिन से महीने बीत गए, जिसमें गार्ड के फैमिली मेंबर और जिस बैंक का पैसा उस कैश वैन में ले जाया जा रहा था वो सब परेशान थे। जब काफी ढूंढने के बाद भी दोनों गार्ड्स का कुछ पता नहीं चला, तो एक टाइम पर ऐसा लगा कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं खो गए। लेकिन जब इस केस में एफबीआई की टीम को उन दोनों गार्ड्स की हालत का पता चला तो वो काफी शॉक हो गए। इस केस में पुलिस के पास दो थ्योरी थी। पहली ये कि इन दोनों गार्ड्स ने ही कैश में मौजूद उन पैसे को चुराया था और पैसे लूट कर वो कहीं भाग गए, या फिर किसी और रॉबर्ट्स की गैंग ने उन दोनों गार्ड्स को जान से मार दिया और उसके बाद कैश वैन में रखा सारा कैश चुरा कर वहां से फरार हो गए। लेकिन वो दोनों गार्ड जिस डिपार्टमेंट में थे, उनके बाकी ऑफिसर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो काफी ईमानदार थे, अपना काम को सही तरीके से करते थे टाइम पर। उन्होंने पहले कभी पैसों की चोरी नहीं की, इसलिए उनको नहीं लग रहा था कि इन दोनों ने ही पैसे चुराए हैं। तो फिर क्या हुआ था इस केस में? कैसे टाइम टाइम पर वो खुलासे होते रहे इस केस में जिसने पुलिस और एफबीआई की टीम को हैरान कर दिया? लेट्स स्टार्ट दिस केस। 24 मई साल 1977 दो सिक्योरिटी गार्ड एक कैश वैन में बैठकर निकल पड़ते हैं, जिसमें से एक गार्ड का नाम था सिसेल और दूसरे का नाम था रसेल डेम्पसी। कई साल से बैंक में रखे कैश को दूसरे बैंक में ले जाने का वो काम करते थे और उस दिन वो लगभग $3 लाख अलग अलग बैंक में पहुंचाने वाले थे। वो दोनों गार्ड कैश वैन को लेकर अभी निकले ही थे कि कुछ ही देर में उनको लगता है कि उस वैन के पीछे का जो डोर है वो खुला हुआ है, क्योंकि उसमें से कुछ आवाज हो रही थी। उसके बाद एक गार्ड उस कैश वैन को रोकता है और नीचे उतरकर पीछे जाता है। देखते हैं उस वैन का पीछे का जो डोर है उसका लॉक खराब हो चुका था और लग नहीं रहा था, इसलिए वो दोनों गार्ड अब उस कैश वैन को लेकर एक मेंटेनेंस वर्कशॉप जाते हैं, जहां पर उस डोर के लॉक को ठीक किया जाता है, जिसमें उनको लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया। लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ था, क्योंकि पहले भी कभी कभी लेट हो जाता था, तो लेट होने पर बैंक के सभी एम्प्लॉयज को इतना अजीब नहीं लगा। लॉक डोर ठीक होने के बाद वो कैश वैन को लेकर अब उस जगह पहुंचे हैं जिस रूट के जरिए उन्हें लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचना था एक बैंक। तो लगभग 12:30 बजे जिस सिक्योरिटी कंपनी से वो दोनों गार्ड कैश वैन लेकर निकले थे, वहां पर एक कॉल आता है जिसमें बैंक का मैनेजर उनको ये बताता है कि अभी तक बैंक के पैसे वहां पर नहीं पहुंचे हैं, और वो पूछता है कि आखिर कैश वैन है कहां पर। उसके बाद सिक्योरिटी कंपनी का वो ऑफिसर उस बैंक के मैनेजर को ये बताता है कि कैश वैन का डोर लॉक खराब हो गया था, जिस वजह से उसे ठीक करने के दौरान ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वो बेफिक्र रहे क्योंकि कुछ ही देर में कैश वैन वहां पर पहुंच जाएगी। उसके बाद वो बैंक का मैनेजर भी बेफिक्र हो गया और फोन रख देता है। लेकिन इंतजार करते करते 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन कैश वैन वहां पर नहीं पहुंचती। अब यहाँ पर बैंक मैनेजर को भी अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना पहले कभी इतना लेट हुआ नहीं था कैश पहुंचने में। उसके बाद वो दोबारा सिक्योरिटी कंपनी में कॉल लगाता है, लेकिन वहां से बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो कैश वैन है कहाँ पर। अब क्योंकि इस वैन में कई सारे बैंक का पैसा रखा हुआ था, इसलिए एरिजोना के शहर के अलग अलग बैंक से उस वैन में मौजूद वॉकी टॉकी रेडियो पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन दोनों गार्ड्स का वहां से कोई जवाब नहीं आता। जब काफी कोशिश के बाद भी दोनों गार्ड से बात नहीं हो पाती, तो सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वैन और वो दोनों गार्ड है कहां पर। 4:30 बज चुके थे और इतने टाइम के बाद भी जब कैश वैन और वो दोनों गार्ड बैंक नहीं पहुंचे, तो फौरन सिक्योरिटी कंपनी ने और बैंक के एम्प्लॉयज ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की खबर दी, और उसके बाद एफबीआई की टीम और वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उस कैश वैन के आखिरी टाइम की लोकेशन थी और जिस रूट के जरिए बैंक वो पहुंचने वाले थे। वो इलाका रेगिस्तान का काफी सुनसान इलाका था, गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इन दोनों गार्ड्स को ढूंढने की काफी कोशिश की जा रही थी। ये एरिया रेगिस्तान का बहुत बड़ा इलाका था जो कि एरिजोना के नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ था। काफी घंटे तक उनको ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इतने छानबीन के बाद भी एफबीआई की टीम और पुलिस को ना ही वो कैश वैन मिली और ना ही ये पता चला कि वो दोनों गार्ड्स आखिर हैं कहां पर, और ना ही सुनसान इलाके में कोई ऐसा क्लू मिला जिसके जरिए वो दोनों गार्ड्स तक पहुंच सके। अब क्योंकि ये केस काफी पॉपुलर हो रहा था और कई दिन बीत गए थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में हुआ क्या। इसलिए एफबीआई की टीम एक थ्योरी बताती है कि या तो वो दोनों गार्ड्स उस कैश वैन को लेकर कहीं और भाग चुके हैं और उन्होंने इस कैश वैन से पैसों की चोरी कर ली है, या फिर रेगिस्तान के सुनसान इलाके में किसी ने उन दोनों गार्ड्स को जान से मारकर वैन में रखा सारा कैश लूटकर वहां से निकल गए।
इस केस में हर एक घंटे गुजरने के बाद स्टार्टिंग में तो एफबीआई की टीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या, क्योंकि सभी लोग मान रहे थे कि एक रॉबरी का मामला है। लेकिन एक टाइम के बाद एफबीआई की टीम को लगा कि ये सिर्फ कैश वैन और दोनों गार्ड्स की मिसिंग का मामला नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान रॉबरी है। वो रॉबरी जिसमें ना सिर्फ कैश वैन को चोरी किया गया, बल्कि इस प्लानिंग का अंजाम बहुत खतरनाक था। ढूंढते हुए रात हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को दोनों गार्ड्स का कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर पुलिस की टीम रॉबरी का केस रिकॉर्ड में दर्ज करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में एफबीआई की टीम सिक्योरिटी कंपनी जाती है जहां पर वो काम करते थे। वहां जाने के बाद बाकी ऑफिसर से पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो दोनों गार्ड्स पिछले लगभग 10 सालों से वहां काम कर रहे थे। वो हमेशा अपना काम करते थे बिल्कुल टाइम पर, काफी मेहनत से, ईमानदारी से, और कभी भी पहले ऐसा हुआ नहीं था कि उन्होंने पहले पैसे चुराने की कोशिश की हो। जब भी कैश वैन को लेकर वो निकलते थे तो उतने ही पैसे बैंक में पहुंचते थे जितने उस वैन में रखे गए थे पहले। उसके बाद एफबीआई की टीम ने दोनों गार्ड्स के फैमिली मेंबर से भी पूछताछ की। पता चलता है कि दोनों गार्ड्स की कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन्होंने किसी से पैसों का लोन ले रखा था, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा क्राइम करने पर मजबूर हो जाए और रॉबरी को अंजाम दे। सिक्योरिटी कंपनी और उनके फैमिली से पूछताछ करने के बाद एफबीआई की टीम को ये समझ तो आ चुका था कि वो दोनों गार्ड्स काफी ईमानदार थे और शायद इन्होंने इस रॉबरी को अंजाम नहीं दिया, और इसी वजह से उस केस की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अगले तरीके से करना स्टार्ट की। एफबीआई की टीम ने जब उस एरिया के मैप को चेक किया तो पता चला कि वो जिस रास्ते के जरिए उस वैन को ले जाया जा रहा था 200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वो इलाका सुनसान था और कई जगह पर रोड सही से ना होने की वजह से रास्ता उगड़ खाबड़ था। एफबीआई की टीम को ये तो अंदाजा था कि अगर ये प्री प्लान रॉबरी है और वहाँ किसी चोर की गैंग ने जाकर अगर उनको पहले बंधक बनाया होगा, उसके बाद वैन में रखे कैश को चोरी किया होगा, तो सबसे पहले तो उन दोनों गार्ड्स को उस रेगिस्तान के सुनसान इलाके में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एरिया ही इतना ज्यादा बड़ा था। आखिरकार एरिजोना के एक पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेलीकॉप्टर को उस जगह पर भेजा जाता है और उस रेगिस्तान सुनसान इलाके में कैश वैन और दोनों गार्ड्स को सर्च किया जाता है। काफी टाइम तक उस इलाके में एंट्री और एग्जिट के रास्ते और उस इलाके के चप्पे चप्पे को सर्च किया जाता है और आखिरकार हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बे के पास पुलिस को वो कैश वैन मिल जाती है, जो सुनसान इलाके में एकदम सुनसान रोड पर पार्क थी। और उस वैन के टायर पर बहुत ज्यादा निशान थे, जैसे कि अचानक उस वैन का ब्रेक लगाया गया था। अब इस वैन के मिलने की खबर पुलिस फौरन एफबीआई डिपार्टमेंट को देती है और कुछ ही टाइम के बाद एफबीआई के ऑफिसर भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो वैन थी। जब वैन को चेक किया गया तो पता चला कि वैन के दोनों डोर बाहर से लॉक थे और अंदर वो दोनों गार्ड गायब थे। वैन के आसपास पुलिस को कुछ फुटप्रिंट भी मिले थे, जिससे पुलिस को ये पता चला कि पहले उस जगह पर कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिससे पता चले कि हाँ, ये लूटपाट की कोशिश की गई थी। उसके बाद उस वैन के डोर लॉक को तोड़ा जाता है और जब डोर लॉक तोड़ने के बाद पुलिस वैन के अंदर चेक करती है तो सब हैरान। उस वैन के अंदर जगह जगह पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उस वैन के पीछे पुलिस को एक बैग मिलता है जिसमें कई पैसों के सिक्के रखे हुए थे। उसके अलावा उस वैन में गार्ड्स की शॉर्ट गन जो वहीं पे रखी हुई थी और उसको चेक करने के बाद यही लग रहा था कि शॉर्ट गन को एक भी बार नहीं चलाया गया था। और उस वैन में जो वॉकी टॉकी रेडियो था वो ऑन था, जिस पर पहले कई बार कॉल किया गया था। पता चला कि इस वैन में कई बैग भी रखे हुए थे जिसके अंदर लगभग 3 लाख डॉलर पेपर करेंसी में रखे हुए थे और वो बैग वहां से गायब था। इन्वेस्टिगेशन टीम जब वहां पर और भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है तो वैन के पास जो फुटप्रिंट के निशान मिले थे, जब उसे बारीकी से देखा गया तो उसके बगल में ही एक गाड़ी के टायर के निशान भी मिले, जो टायर के निशान वहां से कहीं और जा रहे थे। इसलिए पुलिस की टीम अब फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेती है जिससे फिंगरप्रिंट के निशान से प्लास्टर बोर्ड बनाए जा सके ताकि क्राइम सीन को समझने में और ज्यादा आसानी हो। अब यहाँ पर यह तो अंदाजा हो चुका था कि जिसने भी ये रॉबरी की है वो एक प्री प्लान रॉबरी है और उससे पहले से ही पता था कि उस कैश वैन को कहां से निकालकर किस बैंक तक पहुंचाया जाएगा और उसके अंदर लगभग कितने पैसे रखे होंगे और वो कौन सा रूट होगा जिस रूट से वो वैन जाने वाली थी। कुछ दिन तक एरिजोना के हर न्यूज़पेपर में खबर छप चुकी थी कि रेगिस्तान के सुनसान इलाके में वैन से लगभग 3 लाख डॉलर चोरी हो गए हैं और 2 गार्ड भी गायब हैं और इतना ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले। इस घटना से सभी लोग हैरान थे। हालांकि ये केस अभी सॉल्व हुआ नहीं था, वो दोनों गार्ड्स मिले नहीं थे, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में खबर छप चुकी थी कि इस केस में वो दोनों ही गार्ड दोषी है और उन्होंने ही वैन में रखा सारा कैश चोरी किया और वो वहां से भाग गए। हालांकि इन दोनों गार्ड्स के खिलाफ अभी तक पुलिस के पास कोई सबूत थे नहीं, बल्कि एफबीआई की टीम और पुलिस को यही लग रहा था कि चोरी किसी और ने की है।
ना कि उन दोनों गार्ड्स ने। लेकिन ये खबर इतनी पॉपुलर हो गई थी कि टेलीविजन न्यूज पर इस केस से जुड़े हर सबूत अपडेट के बारे में बताया जा रहा था, जिससे शहर के सारे लोग इस केस में अलग अलग थ्योरी बताने लगे। कुछ लोगों ने तो इस केस में दोनों गार्ड को दोषी मान लिया था और उनको धोखेबाज बताने लगे थे। और अब क्योंकि ये खबर इतनी पॉपुलर थी और लगातार मीडिया न्यूज चैनल पर चल रही थी, तो FBI को इस केस को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर दिया गया। कुछ टाइम के बाद FBI डिपार्टमेंट में कॉल आने शुरू होते हैं, जिसमें एक शख्स दावा करता है कि जब वो बाइक से उस रूट से जा रहा था तो उसने हाईवे के राइट साइड एक वैन को देखा था। एक बाइक राइडर ने ये भी दावा किया कि उसने एक शख्स को देखा था जो पुलिस की यूनिफॉर्म में था और उस वैन की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा था। सब लोगों के अलग अलग बयान थे। किसी का कहना था कि उन्होंने एक पुलिस की गाड़ी भी उधर देखी थी और किसी का कहना था कि जो शख्स पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था उसने कैप पहनी हुई थी, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसने कैप नहीं पहनी हुई थी। FBI की टीम भी कंफ्यूज हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद FBI ने पुलिस को कॉल करके ये जानने की कोशिश की कि जब उस वैन को ले जाया जा रहा था और वो जिस रूट पर थे जहाँ पर कुछ लोगों ने एक पुलिस ऑफिसर को देखा था, तो क्या उस दिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुंचा था या नहीं, और क्या उसने वैन को रोका था। उस शहर के किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई पुलिस ऑफिसर वहां नहीं पहुंचा था। इसका मतलब ये था उस वक्त उस जगह पर जो शख्स मौजूद था पुलिस की यूनिफॉर्म में, वो कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि एक बहरूपिया था, और उसने ही वैन को रोककर उन दोनों गार्ड्स को यही बताया होगा कि वो पुलिस ऑफिसर है। हालांकि अभी एक थ्योरी थी और इस केस में कोई भी अहम सबूत था नहीं जिससे ये साबित हो पाए। अब FBI टीम दोबारा उस जगह पर जाती है जहाँ पर उनको वो वैन मिली थी। उसके आसपास के एरिया को दोबारा चप्पे चप्पे को चेक किया जाता है। वहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं जो वैन की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो वैन पार्क थी। उस वैन से कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक और गाड़ी के टायर के निशान मिले। हो ना हो उनको लगने लगा कि ये वही गाड़ी है जिसको पुलिस की गाड़ी की तरह डिजाइन किया गया था। वहां पर जो फुटप्रिंट के निशान मिले थे उससे ये तो पता लग रहा था कि इस रॉबरी में 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल हैं। उसके बाद एक थ्योरी बनाई जाती है कि रॉबर्ट्स ने वहां पर गाड़ी से जाकर उस कैश वैन को आगे से रोका होगा और उसके बाद गाड़ी से उतरकर उन्होंने वैन में जितना भी कैश रखा हुआ था उसको उठाकर वो जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी में रखना स्टार्ट किया, और जब सारा कैश गाड़ी में रख लिया तो वो वहां से फरार हो गए। FBI के अकॉर्डिंग क्योंकि एक प्री प्लान रॉबरी थी और इसी वजह से बहुत टाइम से वो लोग उस कैश वैन का पीछा कर रहे होंगे, और जैसे ही वो वैन रेगिस्तान के सुनसान इलाके में पहुंची उन्होंने इस कैश वैन को रुकवा दिया और कैश वैन में पैसे चुराकर वहां से चले गए होंगे। और उस गाड़ी के टायर के निशान से ये भी पता लग गया था कि जैसे उस गाड़ी में थोड़ा ज्यादा सामान रखा हो। लेकिन एक बात FBI को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन दोनों गार्ड्स का हुआ क्या, और अगर वो जिंदा है तो है कहां पर। उस रेगिस्तान के पूरे सुनसान इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारा था लेकिन उन दोनों गार्ड्स का कुछ पता नहीं चला, और क्योंकि कैश वैन में कुछ खून के धब्बे के निशान मिले थे और इसके अलावा कोई भी अहम सबूत था नहीं। अब इस घटना को लगभग 1 महीने बीत चुके थे और लोगों के भी अलग अलग बयान की वजह से FBI के डिपार्टमेंट के लोग कंफ्यूज थे, और कुछ लोगों को तो अब उम्मीद ही नहीं थी कि शायद वो जिंदा सिसेल और रसेल को ढूंढ पाएंगे। तो कुछ टाइम तक इस केस में कुछ अहम जानकारी पुलिस और FBI की टीम को नहीं मिली, जिससे केस आगे नहीं बढ़ा। लेकिन लगभग 2 महीने के बाद FBI डिपार्टमेंट को एक खबर मिलती है जिससे इस केस में एक नया मोड़ आता है। जब 2 मछुआरे तालाब में बोट पर मौजूद थे और वो मछली पकड़ रहे थे, अचानक वो देखते हैं कि तालाब में एक डेड बॉडी मौजूद है, और वो दोनों फौरन ये खबर पुलिस की टीम को देते हैं, और बाद में पुलिस FBI डिपार्टमेंट को ये खबर करती है और फौरन पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो डेड बॉडी को देखा गया था। उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकालकर जैसे ही उसका चेहरा पुलिस ऑफिसर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी उन दोनों में से ही एक गार्ड रसेल की थी जिसका मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिया गया था, और उसकी जेब से आइडेंटिटी कार्ड भी मिला था जो रसेल का ही था। अब जो केस एक रॉबरी और एक मिसिंग का केस बना हुआ था वो केस अब एक मर्डर केस बन चुका था, और अब उसी एंगल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और उस तालाब के हर एक जगह को, हर एक कोने को चेक करना स्टार्ट किया ताकि कोई भी सबूत FBI की टीम से ना बच सके। सर्च करने के दौरान पुलिस को 2 लकड़ियां मिली थी जिनको रस्सी से बांधा गया था। उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भेजी जिससे पता लग रहा था कि रसेल की डेथ गला घुटने की वजह से हुई है, और उसका गला जब घोटा गया था तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई और इसी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। जब गोताखोरों की मदद से उस तालाब के नीचे हर जगह को चेक किया गया तो कुछ ही टाइम के बाद दूसरे गार्ड की भी डेड बॉडी मिल जाती है, और उसकी डेड बॉडी को जब तालाब से बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, यानी कि इसका मर्डर करने से पहले इसको बुरी तरह पीटा गया था। अब FBI को अंदाजा हो गया कि ना सिर्फ ये प्री प्लान रॉबरी का केस है बल्कि ये एक मर्डर भी था, जिसमें रॉबर्ट्स ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि कैश वैन में पैसे चुराने के बाद उन दोनों गार्ड्स का काम तमाम कर दिया जाएगा, और इस खतरनाक प्लानिंग में वो दोनों गार्ड्स अपनी जान गंवा चुके थे।
अब उसके बाद एफबीआई की टीम ने उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जिन लोगों का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो और उस रॉबरी को अंजाम देने के लिए मोटिव हो, और इस केस में जो सबूत मिले थे दोबारा उनको चेक करना स्टार्ट किया। तभी एफबीआई की टीम को एक क्रिमिनल का पता चलता है जिसका नाम था माइकल पोलैंड। उस कैश वैन की मिसिंग होने के अगले दिन एफबीआई डिपार्टमेंट को एक कॉल आया था जिसमें ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि माइकल पोलैंड नाम के शख्स ने उसको कॉल करके एक तालाब के पास बुलाया था क्योंकि उसकी गाड़ी तालाब में डूब गई थी और उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे में था। वो ट्रक ड्राइवर जब तालाब से उस गाड़ी को निकालने के लिए वहां पर पहुंचा और गाड़ी को बाहर निकालने के बाद उसने उस गाड़ी को चेक किया तो वो हैरान था क्योंकि इस गाड़ी की पिछली सीट फटी हुई थी और काफी चीजों पर जगह जगह निशान थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी चीज उस कार की पिछली सीट पर रखी गई थी और फिर वो उसे वहां से निकाला गया। तालाब से गाड़ी बाहर निकालने के बाद स्लिप पर जिस नाम से साइन किए गए थे वो भी माइकल पोलैंड के थे, जिससे एफबीआई का शक माइकल पोलैंड पर और बढ़ गया। और उसके बाद अब माइकल पोलैंड के खिलाफ एफबीआई की टीम और सबूत जुटाना स्टार्ट करती है जिससे इस केस को और स्ट्रांग बनाया जा सके और उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा सके। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अब एक नई जानकारी एफबीआई को मिलती है। घटना के अगले दिन माइकल ने एक बोट भी खरीदी थी और वो उस बोट को उसी तालाब ले गया था जिस तालाब में वो दोनों गार्ड की डेड बॉडी मिली थी। अब एफबीआई को अंदाजा हो चुका था कि माइकल पोलैंड को इस रॉबरी और मर्डर केस में जरूर कोई रोल है, इसलिए एफबीआई की टीम माइकल और उसके छोटे भाई पैट्रिक पर नजर बनाए रखती है। एफबीआई को माइकल पोलैंड के छोटे भाई पैट्रिक पर इसलिए भी शक था क्योंकि उनको शुरू से ही मानना था कि इस रॉबरी में 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल हैं, और यही थ्योरी स्टार्टिंग में एफबीआई की टीम ने बताई थी जो आगे चलकर ये थ्योरी सही साबित होने वाली थी। उन दोनों भाइयों पर निगरानी बनाए रखने के दौरान ये पता चला कि माइकल पोलैंड ने इस रॉबरी के बाद एक बाइक खरीदी है और उसके भाई पैट्रिक ने भी एक नई कार खरीदी थी। इस रॉबरी की घटना के बाद से ही वो दोनों अचानक बहुत पैसे खर्च करने लग गए और जिस तरीके से उनका रहन सहन था, पहले वो जॉब जो किया करते थे उनसे उनको ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे थे और दुकान में खरीदारी कर रहे थे। और इसी पैटर्न का पता चलने के बाद एफबीआई टीम समझ चुकी थी कि रॉबरी होने के बाद ही वो दोनों अचानक से इतने ज्यादा पैसे खर्च करने लग गए। यहाँ तक कि इनके फैमिली मेंबर ने भी ये बात नोटिस की कि वो दोनों भाई पहले शांत स्वभाव के थे और लो प्रोफाइल मेंटेन करते थे, अचानक से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने लग जाते हैं, एक से बढ़कर एक महंगी लग्जरी चीज खरीदने लग गए। अब एफबीआई को यकीन हो गया कि ये दोनों भाई उस रॉबरी और मर्डर केस में शामिल हैं और उन्होंने ही उस रॉबरी की प्लानिंग पहले से बनाई होगी। और वहीं पर वो दोनों भाई बेफिक्र हो चुके थे क्योंकि दिन काफी बीत गए थे और उनको लग रहा था कि उन्होंने एफबीआई और पुलिस की टीम को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा अब ज्यादा दिनों तक होने वाला नहीं था। अब एफबीआई की टीम ने बैंक से कांटेक्ट करके उनके ट्रांजैक्शन डाटा को भी चेक किया, जिससे पता चला कि रॉबरी के होने से पहले उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और उन्होंने कई पैसों का लोन ले रखा था। लेकिन इस रॉबरी केस के बाद अचानक उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, वो बहुत पैसे खर्च करने लग गए और जितने भी पैसों का लोन उन्होंने ले रखा था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इस केस में बहुत सारे सबूत थे जो उनके खिलाफ थे, लेकिन अभी भी एफबीआई को एक पुख्ता सबूत चाहिए था जिससे उन दोनों को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जा सके। 27 जुलाई 1977 को एफबीआई की टीम कोर्ट से सर्च वारंट लेकर उन दोनों भाइयों के घर पहुंचती है ताकि उनके घर की तलाशी ली जा सके। सबसे पहले एफबीआई की टीम माइकल के घर पहुंची। घर की चेकिंग के दौरान उनको $12,000 कैश और उनको कुछ हथियार मिले और कुछ रिसिप्ट मिली, जिससे पुलिस को पता चला कि रॉबरी से पहले उन्होंने गन खरीदी थी। उसके बाद पैट्रिक के घर में भी पुलिस को कैश और कुछ हथियार बरामद होते हैं और वहां से कई रिसिप्ट भी एफबीआई को मिलती है, जिससे पता चला कि पैट्रिक ने एक बैग खरीदा था जिसमें वो सारे पैसे रखे थे जो कैश वैन से चोरी किए गए थे, और वो गाड़ी जो तालाब से निकाली गई थी उसकी पिछली सीट पर इस बैग के निशान थे जो पैट्रिक ने जिस बैग को खरीदा था। अब एफबीआई की टीम उस दुकान भी पहुंच जाती है जहां से कुछ हथियार और बैग्स खरीदे गए थे और उसी शॉप से उनको वो बिल रिसिप्ट भी मिली थी। वहां पहुंचने के बाद शॉप का ओनर एफबीआई को बताता है कि ये बैग उस वक्त उस दुकान से हेनरी नाम के शख्स ने खरीदे थे, जिससे एफबीआई की टीम अलग नाम सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन बाद में उनको अंदाजा हो जाता है कि माइकल ने नकली नाम का इस्तेमाल करके उन बैग्स को खरीदा होगा और वही नाम उस बिल के रिसिप्ट में भी था। अब उन दोनों भाइयों के खिलाफ इतने सारे अहम सबूत कलेक्ट करने के बाद अब पुलिस की टीम उन दोनों भाई माइकल और पैट्रिक को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ के दौरान स्टार्टिंग में तो वो दोनों भाई मना करते रहते हैं कि इन दोनों का इस रॉबरी में कोई रोल नहीं है और उन्होंने मर्डर भी नहीं किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के दौरान टेबल पर जब वो सारे सबूत रखे जाते हैं जो उनके खिलाफ थे, उसके बाद वो दोनों भाई टूट जाते हैं और अपना क्राइम कबूल कर लेते हैं। उनके जुर्म के एक्सेप्ट के बाद एफबीआई की टीम उनको पुलिस डिपार्टमेंट भेज देती है जहां उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद पुलिस की टीम और इस केस में एक लॉयर उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना शुरू करता है ताकि उन दोनों भाइयों को इस केस में कोर्ट से कड़ी सजा दी जाए। अब इस केस में दोनों भाइयों के खिलाफ बहुत सारे अहम सबूत थे जो कोर्ट में साबित करने के लिए काफी थे कि इन दोनों भाइयों ने ही इस रॉबरी को अंजाम दिया था और रॉबरी की प्लानिंग बनाने के दौरान
कैश वैन में सारा कैश चुराने के बाद उन्होंने इन दोनों गार्ड्स का मर्डर कर दिया और उन दोनों गार्ड्स की डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद फरवरी साल 1979 में कोर्ट में ट्रायल के दौरान वकील सबूत रखते हुए ये बताता है कि कैसे उन दोनों ने कैश वैन का पीछा किया, उसके बाद कैसे नकली ऑफिसर बनकर उस कैश वैन को रोका, उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने कैश वैन से पैसे चोरी किए बल्कि इन दोनों गार्ड्स का मर्डर कर दिया। ये केस कोर्ट में ऐसे पेश किया गया था जिससे ये पता चले कि वो दोनों भाई लालच में आकर जल्दी पैसे कमाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए उन्होंने एक रॉबरी की प्लानिंग बनाई और कैसे इस केस में दो बेकसूर गार्ड्स मारे गए जो सिक्योरिटी कंपनी में बहुत सालों से ईमानदारी से काम कर रहे थे। वो दोनों भाई ने जो क्राइम किया था उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। अब कोर्ट की तरफ से उन दोनों भाइयों को दोषी माना गया और सभी चार्जेस को सही मानते हुए उन दोनों भाइयों को 100 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि बाद में स्टेट ऑफ एरिज़ोना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन दोनों भाइयों पर और भी रॉबरी और मर्डर के मामले दर्ज किए जाते हैं और जब दोबारा उनका केस कोर्ट में चलता है और इस केस में भी जब कई सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो उन दोनों भाइयों को दोषी माना जाता है और उन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। अभी से इन दोनों गार्ड्स के परिवार वाले काफी खुश थे क्योंकि वो शुरू से ही चाहते थे कि इन दोनों भाइयों को मौत की सजा हो, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक रहने वाली नहीं थी क्योंकि साल 1980 में वो दोनों भाई कोर्ट में अपनी सजाए मौत के खिलाफ अपील करते हैं और जब दोबारा कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है तो इस केस में सभी सबूतों को सरकमस्टेंशियल माना जाता है और बाकी के केस में ठोस सबूत ना होने की वजह से उनकी मौत की सजा को रद्द करके दोबारा उम्र कैद में कर दिया जाता है। हालांकि इससे दोनों गार्ड्स के फैमिली मेंबर थोड़े निराश तो हुए, लेकिन फिर भी उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जब तक वो दोनों जिंदा थे उनको जेल में ही रहना था और जिस तरीके से उन्होंने उन दोनों गार्ड्स का बेरहमी से मर्डर किया था उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पर बहुत से लोग सही मानते थे जो उनको सजा दी गई थी। कोर्ट की तरफ से ये भी ऑर्डर दिया गया था कि वो पैरोल पर भी जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको लगातार 8 साल जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो पैरोल के लिए कोर्ट में अप्लाई करेंगे और फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कि उनको पैरोल मिलेगी या फिर नहीं। सजा होने के बाद अब उनको जेल भेजा जाता है, लेकिन कुछ साल जेल में रहने के दौरान पैट्रिक को एक बीमारी हो जाती है और अब क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी तो उसके इलाज के लिए उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था। हॉस्पिटल में जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने वहां से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हॉस्पिटल से भाग नहीं पाया। उसका इलाज होने के बाद जब उसकी हालत सुधर जाती है तो उसको वापस जेल भेज दिया जाता है और वहीं पर माइकल कई सालों से लगातार उस जेल में रह ही रहा था। हालांकि इस केस में छोटे से छोटे सबूत को भी रिकॉर्ड किया गया था और इस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल था और एफबीआई और पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत तारीफ हुई जिस तरीके से उन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए, सबूत को जुटाने के लिए जितनी मेहनत की थी। और इस केस में जब एक टाइम पर अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे थे जिस वजह से एफबीआई की टीम कंफ्यूज और उन्हें यही लग रहा था कि शायद ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने दोनों भाइयों के ठिकाने का पता लगाया और उनके खिलाफ इस केस में सबूत कलेक्ट करके कोर्ट से उनको सजा दिलवाई और दोनों गार्ड्स की फैमिली को इंसाफ दिलवाया। ये केस उस टाइम इसलिए भी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि ना सिर्फ इस केस में एक वैन से कैश चोरी किया गया था बल्कि इस वैन में मौजूद दोनों गार्ड्स को जान से मार दिया था, क्योंकि अक्सर ऐसा रॉबरी में उस टाइम होता नहीं था कि पैसे चुराने के बाद रॉबर्स किसी शख्स को जान से मार दे। उससे पहले जितने भी रॉबरी के केस हुए थे उसमें सिर्फ पैसे ही चुराए गए थे, लेकिन उसमें रॉबर्ट्स की प्लानिंग ये नहीं होती थी कि वो किसी का मर्डर कर देंगे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर वो बाद में पकड़े गए तो रॉबरी के केस में उनको उतनी सजा नहीं होगी, लेकिन मर्डर के केस में उन्हें बहुत ज़्यादा सजा होगी और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और उन्हें ज़िंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। तो आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।